गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम पेज नंबर 71 पे पोएम पढ़ने वाले हैं, द लास्ट बार्गेन। द ऑथर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। चैप्टर के स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। बॉर्न इन ऑन May 7, 1861. His name is written as Ravindranath Thakur in Indian languages. He was a poet, philosopher, and artist. He wrote many stories, novels, poems, and dramas. He is also very well known for composing music. His writing greatly influenced Bengali culture during late 19th century and early 20th century. In 1913, he became the first Asian to win the Nobel Prize in Literature. Tagore was also a cultural reformer and modernized Bengali art. He made it possible to make art using different form and style. Tagore died on August 7, 1941 और जनगण मन भी इन्होंने कंपोज किया था, लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इसमें बहुत ब्रीफ में लिखा है, और आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। बाकी उनके द्वारा लिखी गई एक पोइट्री है, इनफैक्ट पूरी बुक है वो पोइट्री की, गीतांजलि करके। फॉर्चुनेटली मैंने उसको रीड की है, पढ़ रखी है मैंने, और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है कृति है। पहले वो सबसे पहले उन्होंने वो चीज़ बंगाली में लिखी है, और उसका ट्रांसलेशन कई पोइट्स ने अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया है। इस द लास्ट बार्गेन पोएम को पढ़ने से पहले इसके बारे में भी कुछ लिखा है कि a bargain is an agreement in which both parties to do something for each other. Someone is looking for work and waiting to be hired. He strikes bargain, he thinks it worthless. He tries. देखिए, it is mentioned about chapter, so I am not going in it because इससे क्या रहेगा कि मूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम ओरिजिनल जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे, और हम अपने हिसाब से हम इसको कैसे देखते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आवर पर्सपेक्टिव, इसको हिंदी में भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया आपकी इस बुक के अंदर, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको मतलब इसका निकालेंगे, और जो पोएट ने जो एक्चुअल में निकालना चाह रहे थे। तो सबसे पहले बार्गेन जो हमको समझ में आता है, डेली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं बार्गेन मोल भाव के लिए। हम शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर से मोल भाव करते हैं, या कहीं पे भी बार्गेनिंग करते हैं, और अगर हमको कोई चीज़ पसंद आती है और सामने वाले को वो चीज़ हमारी बात पसंद आती है, मतलब कि बार्गेन के अंदर दोनों पार्टीज़ अगर रेडी हो जाती हैं, विन विन सिचुएशन होती है, या इस तरह की जब दोनों ही एग्री होते हैं तब वो एग्रीमेंट होता है या बार्गेन हो जाती है, मोल भाव होता है, और वो अब नॉर्मली हम उतना पैसा देते हैं और सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली है बार्गेन किस बारे में है, वो ये है कि एक आदमी है जो जॉब ढूंढ रहा है, और उसके लिए वो घर से निकला है, और वो कैसे अपने लाइफ का बार्गेन करता है जॉब के लिए। उसकी समझ के हिसाब से सब अपनी लाइफ में बार्गेन करते हैं। तो
जो पोएट है उसकी नज़र में जो बार्गेन की वैल्यू क्या होती है वो हम समझने वाले हैं। पोएट माने रविंद्रनाथ टैगोर क्या समझते हैं कि बार्गेन किस चीज़ पे आपको करना चाहिए, और इस पूरी पोएट्री की समरी यही है। कम एंड हायर आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन ए स्टोन पेव्ड रोड। अब तो रोड जो है वो डम्बर की या बनी होती है या फिर सीसी सीमेंट कंक्रीट रोड होती है, लेकिन पहले किसी ज़माने में जो थी स्टोन पेव्ड, स्टोन की पेमेंट की रोड होती है। आपने रोड साइड में देखा होगा कि एक तरीके से सीमेंट के ब्लॉक्स की पेवमेंट होती है, लेकिन अगर वो सीमेंट स्टोन अगर लगा हुआ होगा तो वो स्टोन पेव्ड रोड। तो पहले जब उस टाइम में पहले स्टोन पेव्ड रोड होती थी, तो स्टोन की मतलब पत्थर के लगे हुई रोड, उस पर मैं चल रहा हूँ सुबह के वक्त से, और इन मॉर्निंग में सुबह का वक्त है, और कम एंड हायर में, और क्या बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ मैं, आओ और मुझको हायर करो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड, sword in a hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. हाथों में सोर्ड लेके किंग आते हैं, किस पे, अपने चैरेट पे। चैरेट मतलब घोड़े की जो चैरेट होती है, रथ पे किंग आते हैं, और क्या अब मेरा हाथ पकड़ते हैं, पकड़ के क्या बोलता है, आई विल हायर यू, मैं तुमको हायर करूँगा, किससे, विथ माई पावर, मैं अपनी पावर से, अपने ताकत के बल पे। अब किंग है तो ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दैट किंगडम। उस किंगडम, उस एरिया में, जो किंग का एरिया है, उसके अंदर सबसे पावरफुल इंसान कौन, किंग है। और आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो होगा वो सबसे बड़ा सबसे पावरफुल होगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं रख के कि जो स्टेटस है उसके बेसिस पे। तो किंग बोलता है कि मैं अपने पावर के दम पे आपको हायर कर लूँगा, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, मत, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट। अब उसकी पावर कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मेरी विश, मेरे विल, मेरे मतलब ऑथर मतलब कि जॉब सीकर, वो जो खुद को कह रहा है कि मैं हायर होना चाहता हूँ, अगर वो उसको सौदा मंजूर नहीं है, अगर उसको ये बात पसंद नहीं आया कि उसको कोई कंट्रोल करे, उसको जो मोल चाहिए अपने सर्विसेज के बदले में वो मोल नहीं मिलता है, तो उसकी पावर किस काम की। तो जब उसकी पावर किसी काम की नहीं, एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, इस वजह से क्योंकि उसने उसको ये सौदा लेने से डिक्लाइन कर दिया, ये जो है मोल भाव उसको पसंद नहीं है जॉब सीकर को या ऑथर को, तो वो अपने चैरिट पे वापस चला गया। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं इसका। आई होप यू कैन सी, ओके, राइट। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. देखिए, a poet can write only this kind of a language, और स्पेशली रविंद्रनाथ ठाकुर और टैगोर जो हैं, वो देखिए शब्दों को किस तरह से मोड़ा है।
कि इन हीट ऑफ मिड डे, मतलब जो मिड डे की जो गर्मी थी उसमें, द हाउसेस स्टूड, हाउसेस खड़े हैं कैसे, दरवाजे बंद करके, विथ शट डोर, दरवाजे बंद है, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है। वो एक चाह रहे हैं कि जो रीडर्स हैं वो भी इमेजिन करके कितनी गर्मी पड़ रही है कि सब ने दरवाजे को भी खोल के रखा नहीं है ताकि गर्म हवा अंदर नहीं आए। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, क्रुक्ड मतलब जो आड़ी तिरछी टेढ़ी बाकी, मतलब स्ट्रेट रोड नहीं है, टेढ़ी लेन है, छोटे छोटे लेन है, सकरे रास्ते बोल दो, या मतलब जो बहुत सारे घर होते हैं उन घरों के बीच में गलियां हैं, उसमें मैं चला जा रहा हूँ इधर उधर विदाउट किसी एम के। एम का मतलब ये कि विदाउट कोई डेस्टिनेशन के, मंजिल के बिना, सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई मुझको हायर कर ले कहीं से भी। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक ओल्ड मैन जो होते हैं वो आते हैं बाहर, किस हाथ में क्या लिए हुए, गोल्ड का बैग, सोने के से भरा हुआ बैग लिए। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, वो सोचते हैं, ही पॉन्डर्ड एंड सेड, देन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई विल हायर यू विथ माई मनी, पैसा। एंड वी ऑल आर डूइंग बिकॉज टू अर्न मनी। तो यहाँ पे ऑथर जिक्र करते हैं कि एक ओल्ड मैन आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको हायर करूँगा अपने पैसे के दम पे, पैसा देकर। ही वे हिज कॉइन वन बाय वन, वो तोलते हैं अपने कॉइन को, वेट कर जो होती है उसी का फॉर्म है ये, वन बाय वन, एक के बाद एक। बट आई टर्न अवे, मैंने वो टर्न अवे कर देता, टर्न अवे का मतलब वो नामंजूर कर दिया है। बट आई टर्न अवे, सॉरी, मैं वहां से चला गया, राइट। इसका मतलब ये कि मैंने वो पैसे का जो सौदा है वो भी, जो पैसे देना चाहता है, तो मैं अपनी पैसे के बदले अपनी सर्विसेज नहीं देना चाहता था। आई डोंट वांट टू वर्क अंडर समवन, आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, आई डोंट वांट टू गिव माई सर्विसेज फॉर मनी, और आई डोंट वांट टू डू समथिंग विच आई डोंट वांट टू डू। इसका आप कोई भी मतलब निकाल लीजिए, मतलब इंसान को वो काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले, ना कि वो काम करना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा पैसा मिले। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि ऑथर ये बोलना चाहता है। इट वॉज इवनिंग, और शाम का वक्त था। द गार्डन हेज वॉज ऑल ऑफ फ्लावर, तो जो गार्डन के हेज थे, हेज का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा गार्डन के चारों तरफ जो शर्ब्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो जो हैं, और फ्लावर का मतलब था फूलों से भरी हुई, तभी क्या होता है, द फेयर मेड केम आउट, एक सुंदर सी लेडी बाहर आती है, एंड सेड, और क्या बोलती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं आपको अपनी स्माइल से हायर करूँगी। किससे? अपनी मुस्कुराहट से, स्माइल से हायर कर दूँगी। Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. तो उसकी स्माइल भी पीली पड़ गई। स्माइल पीली पड़ने का मतलब यह है कि वो धीरे धीरे फीकी हो गई और आँखों से
या उसमें वो आंसू आने लग गए और वो अंधेरे में वापस अंधेरे में लौट गई। सो यहाँ पे यू कैन परसीव इट, यू कैन इसका वो ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं कि जो फेयरनेस है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अनटिल अनलेस वो बार्गेन के रूप में हो। व्हेन इट इज़ नॉट समथिंग लाइक, सपोज इफ यू कंसिडर, इसको और अच्छे से समझें तो हम यूँ समझें कि आपकी मदर आपको जो होते हैं या आपके फादर हैं, वो आपके लिए जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो विदाउट किसी रिटर्न के करते हैं और उसको वहाँ पे कोई बार्गेन नहीं होता है। वो यहाँ पे जो लेडी, फेयर लेडी थी, वो स्माइल तो दे रही थी, लेकिन बदले में वो आप जो है ऑथर की सर्विसेज चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, जिसकी वजह से वो जो है लंबे टाइम के लिए स्माइल जो है वो रही नहीं, पेल पड़ेगी ऑथर ने जैसे बताया। जबकि आपको मैं और इन द अदर वर्ड्स में समझाऊँ एग्जाम्पल लेके कि मॉम एंड डैड का जो लव है, अफेक्शन है, आपको देख के जो स्माइल उनके चेहरे पे आती है वो कभी भी पेल नहीं पड़ती है। तो इस वजह से वो भी टर्न अवे कर दिया या वो वहाँ से चली गई फेयर मेड। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है, द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव ब्रोक वेव वार्डली। तो जो सैंड के ऊपर जो सन है वो शाइन कर रहा है और जो सी की जो वेव्स है, समुंदर की जो लहरें हैं वो तेजी से आ रही है। कैसे, मतलब आप अगर समुंदर के किनारे पे कभी गए हो तो यू मस्ट हैव फेल्ट दैट विदाउट एनी पैटर्न, विदाउट एनी कंट्रोल, दे फ्लो, इट कम्स लाइक स्पीड, और बहुत ही स्पीड से आती हैं, फिर वो धीरे 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 सी शोर में बिल्कुल आने के बाद में समुंदर का जो किनारा आता है उसमें बिल्कुल आके स्लो होके वापस चले जाती है। तो यही जो है इसको ही बोला है ब्रोक वेव वार्डली। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, और जो समुंदर में जो शेल्स होते हैं, शंख होते हैं वाइट कलर के, उसके साथ में वो किनारे पे वो बच्चा खेल रहा होता है। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. तो वो बच्चा जो होता है वो बैठा हुआ होता है, खेल रहा होता है, और वो जब देखता है ऐसा लगता है कि वो जाना पहचाना है, वो मुझे जानता है। वो बोलता है कि मैं तुमको हायर करूँगा फॉर विथ नथिंग, और दूंगा कुछ भी नहीं। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड, तभी से, दैट बार्गेन स्टक्ड इन चाइल्ड्स प्ले, और वो मोल भाव सेट हो जाता है, स्टक हो जाता है, स्ट्रक हो जाता है, मतलब वही जज जाती है इन चाइल्ड्स प्ले,
बच्चे के साथ खेल में, एंड मेड मी अ फ्री मैन, और मुझको एक सेट मी फ्री कह दो या मुझको एक फ्री इंसान बना लेती है। कहने का ये मतलब है, अगर आप इसको यूँ समझें, यहाँ पे जो इसका मीनिंग समझने की बात करें या ऑथर जो बोलना चाहता है उसको हम समझने की कोशिश करें तो कि वो एक ऐसे सर्विसेज के लिए जहाँ पे आप फ्रीडम का अनुभूति होती है, यू फील फ्री, यू डोंट फील लाइक यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, एंड आपको ये पता है कि कोई भी जो इंसान होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फ्रीडम। जब हम 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी फ्रीडम, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा बना हुआ है जिससे हमको फ्रीडम का एहसास मिले, और फ्रीडम अगर होगी तभी हम डिग्निटी फील करेंगे, डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे। इसलिए आप भी कुछ ऐसा करें अपनी लाइफ में जहाँ पे आप फ्रीडम को प्रायोरिटी में रखें, ना कि फर्स्ट बार्गेन में पावर के नीचे के लिए कंट्रोल में हो के किसी को अपनी सर्विसेज ऑफर करें, ना कि सेकंड जैसे बताया इसके अंदर मनी को लेके अपनी सर्विसेज ऑफर करें कि जहाँ मनी ज़्यादा और हैप्पीनेस को या फ्रीडम को ताक पे रख दें। थर्ड, ना कि अपनी सर्विसेज ऑफर करें इमोशंस को रख के, जहाँ पे आपकी जो हैं फेयर लेडी को के स्माइल को लेके जो भी टेम्पररी होती है और बदले में आपको कंट्रोल होते हैं, आप सर्विसेज आपकी वहाँ पे भी नहीं दें। आप दें जहाँ पे आपको एक बच्चा, जहाँ पे आपको फ्रीडम का एहसास हो रहा है और बदले में कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रही है, हैप्पीनेस। और इट जैसे बताया इसमें पोएट ने कि वो सेट हिम फ्री, या उसको तब से वो एक फ्री मैन बन जाता है। तो मुझे पता है कि और इस तरह का बार्गेन आप भी अपनी लाइफ में करोगे, और जब भी जो भी इंसान अपनी लाइफ में इस तरह का बार्गेन करता है वो हमेशा के लिए एक फ्री मैन या वुमेन बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पोएट्री को आपने पढ़ने के बाद में समझा होगा कि फ्रीडम इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, अपनी पोइट्री में ब्यूटीफुली उतारा है। इसके क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्ड आप करिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और इसके आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर अपनी लैंग्वेज में देने की कोशिश आप लोगों को करूँगा। उससे पहले मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर हम द सबमिट विद इन करेंगे। उसके बाद मैंने दोनों चैप्टर्स के या दोनों पोर्शंस के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।